गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लास में। हम पढ़ रहे हैं राजस्थानी लघु चित्र शैली यानी राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग स्टाइल। अभी तक हम बात कर चुके हैं कि ये पेंटिंग जो है वो कब शुरू हुई, किस क्षेत्र में शुरू हुई, कहाँ ये बनी है और इसके सब्जेक्ट क्या रहे हैं। अब हम आज की क्लास में बात करेंगे वो इसमें जो कुछ पेंटिंग्स हैं जो हमारे सिलेबस में दी हुई है उसके ऊपर की, वो कौन कौन सी पेंटिंग्स कौन कौन सी शैली या स्टाइल से संबंधित है उसके बारे में। तो फर्स्ट जो है हमारी पेंटिंग वो है राजा अनिरुद्ध सिंघाड़ा, इसके बारे में। तो ये आप ड्राइंग जो देख पा रहे हैं सामने, ये जो बनी हुई है ये है बूंदी शैली की पेंटिंग, जिसके बारे में आइए हम आगे बात करते हैं। इस चित्र का नाम है, पेंटिंग का नाम राजा अनिरुद्ध सिंघाड़ा। तो ये घोड़े पे सवार जो हमें व्यक्ति जो दर्शाया गया है, इसमें दिखाया गया है, वो है राजा अनिरुद्ध सिंघाड़ा। और इस पेंटिंग का चित्रकार है उत्कल राम। और ये जो बनाई गई है वो कागज़ के पेपर के ऊपर बनाई गई है। जैसे हमने इससे पहले वाले लेसन में बात करी थी कि इंडिया में जो पेपर इंट्रोड्यूस हुआ था वो 14th सेंचुरी में हुआ था, और जो राजस्थानी पेंटिंग जो हम पढ़ रहे हैं ये 15th सेंचुरी में शुरू हुई है। तो इस समय तक कागज़ जो है पेपर अवेलेबल हो गया था इंडिया में, और काफ़ी मात्रा में, अधिक मात्रा में उसमें चित्रण कार्य करना लोगों ने शुरू कर दिया था, कलाकारों ने। तो ये जो पेंटिंग बनी हुई है वो पेपर पे बनी हुई है, जल रंग से यानी वाटर कलर से, वाटर बेस्ड जो कलर होते हैं उससे। और इसका समय है 18th सेंचुरी। तो 15th सेंचुरी से तो पेंटिंग जो थी राजस्थानी आर्ट शुरू हुई थी, और 15 से लेकर 19 तक 18 तक जो ये राजस्थानी आर्ट रेगुलर अपना विकास करती रही थी। 19 के बाद इसका विकास अवरुद्ध हो गया, और उसमें फिर हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें जो आधुनिक कला या आधुनिक जो आर्ट थी वो शुरू हुई थी। तो ये जो शैली है, इसकी पेंटिंग की शैली है, वो उपशैली है बूंदी। मेन शैली तो इसको हम राजस्थानी शैली बोलेंगे, और उसकी उपशैली है बूंदी शैली। तो ये जो पेंटिंग बनी हुई है राजा अनिरुद्ध सिंघाड़ा, ये बूंदी शैली की पेंटिंग है। और इसकी तकनीक या टेक्निक जो कहेंगे हम, वो टेम्परा टेक्निक है। टेम्परा टेक्निक से मतलब होता है कि इसमें जो कलर यूज़ किए गए हैं वो मोटे कलर यूज़ किए गए हैं। जैसे ब्रश से उसको फिल किया गया, जो फिल किया गया है वो ट्रांसपेरेंट नहीं दिखेंगे। ये कि जैसे आज जहाँ कलर फिल किया गया है वो पीछे कुछ दूसरा हमें दिखाई नहीं देगा या पेपर नहीं दिखेगा। तो इस टेक्निक को हम टेम्परा टेक्निक कहते हैं। और ये जो चित्र है वो अभी रखा हुआ है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, यानी कि दिल्ली में जो नेशनल म्यूजियम है उसी में ये पेंटिंग अभी डिस्प्ले की हुई है। यहाँ जाके हम इसको देख सकते हैं। अब इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन है, उसको पढ़ते हैं हम आगे। विवरण। बूंदी शैली के इस चित्र को 18वीं शताब्दी के आरंभ में उत्कल राम ने बनाया था, जो हमने पढ़ा था कि इसके आर्टिस्ट का नाम है उत्कल राम। इस चित्र में तेज गति से दौड़ते सफेद घोड़े पर सफेद अलंकृत वस्त्रों व विशिष्ट आभूषणों के साथ साथ सिर पर बेहद अलंकृत मुगलिया पगड़ी धारण किए हुए एक युवा राजपूत राजा को दिखाया गया है। मुगलिया पगड़ी से मतलब है कि ये जो इस जो राजा ने जो ऊपर पगड़ी पहनी हुई है वो मुगलिया स्टाइल में, यानी कि जो मुगल शैली की जो पेंटिंग जो हम आगे पढ़ेंगे वो जिस स्टाइल में जिस तरीके से बनती थी, जैसे सिर पे जो पगड़ी बनी हुई है ये मुगल शैली में जो पगड़ियाँ बनती थी उस प्रकार की है, तो इसीलिए इसको मुगलिया पगड़ी कहा गया है। और ये पूरा वाइट कलर में, जो वाइट घोड़ा बना हुआ वाइट कलर से, और जो राजा की ड्रेस है वो भी वाइट कलर से इसमें बनी हुई है। तो अलंकृत वस्त्रों से मतलब है कि ये जो कपड़े इन्होंने पहने हुए हैं वो अलंकृत यानी सजावटी, सजाए गए जो है वो कपड़े इनको पहनाए गए। विशिष्ट आभूषण यानी ऑर्नामेंट्स जो हैं वो राजा ने पहने हुए हैं। जैसे गले में हम देख पाएंगे कि यहाँ पर जो ये है, ये इस प्रकार के सभी जो डेकोरेशन या अलंकरण था वो इन शैलियों का, स्टाइल का सबसे महत्वपूर्ण एक पार्ट है, कि वो हमें हर पेंटिंग में मिलेगा। कोई भी ऐसी सादी चीज़ जो सिर्फ जैसा दिखता है या नॉर्मल उस प्रकार की नहीं बनी हुई है, हर चीज़ को डेकोरेशन या डेकोरेट करके उसमें बनाया गया है। इसमें युवा राजा को दिखाया गया है, उसकी आंखें अपेक्षाकृत बड़ी भावप्रवण हैं। भावप्रवण यानी कि उसमें इमोशंस दिख रहे हैं, अगर आंखों को देखेंगे हम। घोड़े की सीधी तनी हुई पूंछ जो है वो एक विशेष आकर्षण है। इस चित्र में सभी सजावटी तत्वों को लाल, नारंगी, पीले व भूरे रंग से सफ़ेद रंग के घोड़े व सवार के वस्त्रों के साथ उचित संतुलन स्थापित करके मोहकता के साथ प्रस्तुत किया गया है। यानी कि ये जो पूरी ड्राइंग है इसमें जो बेस या मेन कलर जो दिखा है, ज़्यादा दिख रहा है, वो में वाइट दिख रहा है। तो घोड़े और राजा के ड्रेस दोनों ही वाइट में है, लेकिन इनमें जो डेकोरेशन किया गया है वो मोस्टली ऑरेंज कलर और रेड कलर का उसमें यूज़ किया गया है। सवार ने घोड़े की लगाम को एक मुगलिया अंदाज में बाएं हाथ से पकड़ा हुआ है। जैसे कि ऊपर मैंने बताया था मुगलिया पगड़ी, उसी प्रकार से मुगलिया अंदाज यानी कि जो मुगल शैली या मुगल स्टाइल में जो पेंटिंग बनी हुई है उसमें
इसी प्रकार से जो घोड़े की लगाम पकड़े हुए जो ज़्यादातर ड्राइंग्स जो बनी हुई हैं वो इस प्रकार से इस स्टाइल से बनी हुई है, इसलिए इसको यहाँ पर यूज़ किया गया है कि ये मुगलिया अंदाज में बाएं हाथ से इन्होंने लगाम को पकड़ा है, जबकि दाएं हाथ में एक फूल पकड़ा हुआ है। पृष्ठभूमि को गहरे रंगों के मिश्रण से इस प्रकार दिखाया गया है कि मुख्य आकृति उभार के साथ ध्यान केंद्रित करने में सफल प्रतीत होती है। कि ये जो बने हुए हैं राजा और घोड़े का जो चित्र दिख रहा है वो लाइट कलर वाइट कलर से बना हुआ है और पीछे बैकग्राउंड है वो काफ़ी डार्क कलर का है, तो उस वजह से ये एकदम कॉन्ट्रास्ट की वजह से हमें एकदम दिखते ही सामने आ रहा है। तो ये चित्रकार ने काफ़ी अच्छे से इसको कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया है ताकि ये देखते ही बने। नेक्स्ट जो चित्र है वो हमारा है भगवान कृष्ण का, जो झूले पर कृष्ण जिसका नाम है, इसको हम पढ़ते हैं। ये चित्र का नाम है झूले पर कृष्ण और चित्रकार का नाम है नूरुद्दीन। नूरुद्दीन ने बनाया था ये चित्र। ये भी वही कागज पर जल रंग से बना हुआ है और इसका समय है 1683 ईस्वी 1683 में, और इसकी उपशैली है बीकानेर। और टेक्निक टेम्परा, हम जितनी भी पेंटिंग जो पढ़ेंगे इसमें मुगल शैली, राजस्थानी शैली या पहाड़ी शैली, इन सभी के जितने भी ड्राइंग्स हैं वो सभी टेम्परा टेक्निक में ही बने हैं। और इस बार जैसे कि सभी को बताया, मैंने पहले भी बताया था कि जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दो में डिवाइड होंगे एग्जाम, और फर्स्ट टर्म के सारे क्वेश्चन जो आएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे, यानी कि 4 में से एक आंसर चूज करना होगा। तो उसमें इसी टाइप के फैक्चुअल क्वेश्चन बनेंगे, तथ्यों के आधार पर जो पूछे जाएंगे। कि जैसे अगर आपसे ये पूछा जा सकता है कि झूले पर कृष्ण नामक चित्र किसने बनाया, तो उसमें 4 ऑप्शन आ जाएंगे जिसमें से हमें नूरुद्दीन चूज करना है। उसमें यह भी पूछ सकते हैं कि जूले पर नामक कृष्ण किस टेक्निक में बना हुआ है, तो उसका आंसर टेम्परा टेक्निक होगा। ये पूछ सकते हैं कि जूले पर कृष्ण नामक जो चित्र है वो अभी कहाँ संग्रहित है या कौन से म्यूजियम में रखा हुआ है, तो उसमें 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली दिया होगा। या फिर ये आ सकता है कि जूले पर कृष्ण नामक चित्र किस समय बना हुआ है, तो 1683 वो कौन से माध्यम से बना हुआ, कौन से माध्यम में बना हुआ है जैसे, तो उसमें कागज, कपड़ा, मेटल वगैरह 3-4 चीज़ आ जाएगी, तो उसमें से हमें जो इसका सही आंसर है कागज वो चूज़ करना है। तो इस प्रकार से हर एक चीज़ इसमें याद करने वाली है और वो ध्यान रखनी है। तो आगे पढ़ते हैं चित्र का विवरण कि इसमें क्या लिखा है। इस चित्र में 2 फलक हैं। ऊपरी फलक में बाएं और कृष्ण को झूले के षटभुजाकार अलंकृत आधार पर बैठे हुए दिखाया गया है। वस्त्र रहित नीलवर्ण कृष्ण के शरीर पर सफेद फूलों का हार, उसके बीच में मोतियों के बने आभूषण, कंधों से लटकता हुआ पीला दुपट्टा तथा सिर पर अलंकृत मुकुट पहन रखा है। कमर के नीचे नारंगी रंग की धोती जिस पर सफेद फूल छपे हैं या उन्होंने पहन रखी है। उनके दाहिने और छज्जे पर बैठी राधा को स्नेहपूर्वक निहार रहे हैं। लाल रंग की दरी पर बैठी राधा को परंपरागत घाघरा और चोली पहने हुए दर्शाया गया है तथा उनका सिर एक पारदर्शी चुनरी से ढका है। वह भी कृष्ण को निहार रही है। कृष्ण तथा राधा दोनों के शरीर को आराम देने के लिए पीछे की ओर गोल तकिए लगे हैं। तो ये एक बार हम ड्राइंग देख लेते हैं। ये अभी जो ड्राइंग में जो जितना भी हमने पढ़ा है वो चित्र के इस वाले पोर्शन की बात की गई है कि लेफ्ट साइड में जो है वो भगवान कृष्ण है, ये झूले पर बैठे हुए हैं और जो इनका जो झूला है वो 6 साइड उसके हैं, षटभुज जो लिखा हुआ है ये बने हुए हैं। इसमें इनके ऊपर के वस्त्र नहीं पहने हुए हैं और जो शरीर है वो नीलवर्ण यानी जो लाइट ब्लू कलर का बना रखा है। और राइट साइड में हम देखते हैं कि यहाँ पर राधा जी की ड्राइंग जो बनी हुई है वो रेड कलर की दरी पर बैठे हुए हैं और दोनों के आराम के लिए पीछे तकिए लगे हुए हैं। ये जो हम ड्राइंग देख रहे हैं उसके ऊपर का पोर्शन है और ये ऊपर की तरफ ये देखेंगे हम जो इसको बोलेंगे वास्तुशिल्प या जो महल या इस टाइप की बनी हुई है दीवार, कि एक घर के अंदर जैसे जिस प्रकार से दिखता है हमें कि दीवारें और छज्जा और ये बनाया गया है। इसके बाद जो नीचे वाला पोर्शन है इसका ड्राइंग का वो इस प्रकार से है कि नीचे के फलक में राधा एवं कृष्ण को अलग अलग स्थानों पर पेड़ के नीचे लाल दरियों पर बैठे हुए दिखाया गया है। उनकी वेशभूषा ऊपरी फलक के समान ही है, लेकिन इस फलक में कृष्ण को धोती का रंग पीला दिखाया गया है। शरीर को आराम देने के लिए इस फलक में भी गोल तकिए लगे हुए हैं उनके पीछे। राधा की परिचारिका को कृष्ण के पास खड़े हुए दिखाया गया है। परिचारिका यानी कि जो भी राधा का काम वाम करने वाली है, सुदासी भी कह सकते हैं, उनको कृष्ण के पास खड़े हुए दिखाया गया है। संभवतः वो राधा का कोई संदेश लेकर कृष्ण के पास आई हैं। उसने हल्के गुलाबी व पीले रंग का धारीदार घाघरा तथा मेल खाती हुई बैंगनी रंग की चोली पहन रखी है। पृष्ठभूमि में हरे पीले मिश्रित रंगों से बना एक टीला दिखाया गया है। पृष्ठभूमि यानी पीछे की तरफ बैकग्राउंड में जो बना हुआ है वो हरे और पीले रंग का एक टीला बनाया गया है, जिसके द्वारा दोनों फलक को
अलग अलग प्रतीत होते हैं दोनों फलक। राधा व कृष्ण के पास पेड़ों के झुंड हैं जिनकी पत्तियों को कलाकार ने बड़ी खूबसूरती से चित्रित किया है। इस चित्र में चित्रकार ने वास्तुकला का प्रदर्शन भी बेहद खूबसूरती से किया है। सौम्य व चमकीले रंगों का प्रयोग बीकानेर शैली की विशेषता है जिसे इस चित्र में महसूस किया जा सकता है। कि सेकंड फलक जिसकी बात करेंगे हम, फर्स्ट ऊपर वाला हमने पढ़ा था, ये जो अभी जो बात करी है वो नीचे वाला पोर्शन की चित्र का, कि जिसमें हम देख पाएंगे कि जो ये भगवान कृष्ण का जो बना रखा है ड्राइंग उन्होंने, जो रेड दरी पर बैठे हैं और राइट साइड में राधा जी का, और जो परिचारिका की बात हुई थी वो ये बीच में कृष्ण के पास खड़े हुए हैं जो राधा का कोई मैसेज लेके आए हैं। और ये जो आप देखेंगे ये पेड़ जो है वो मिनिएचर स्टाइल में बना रखे हैं। और जो ये पूरा टीला देखेंगे कि इसको चित्र को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है इस प्रकार का, ये टीला बीच में बना करके ऊपर वाला पोर्शन अलग दिखे और नीचे वाला अलग दिखे। और ये जो सारे कलर जो इनमें यूज़ किए गए हैं मोस्टली राजस्थानी, पहाड़ी या मुगल पेंटिंग में, ये सारे कलर जो होते थे वो स्टोन कलर यूज़ किए गए हैं कि उस समय जो हमें खुदाई से या पत्थर मिलते थे उस पत्थर को पीस करके, जैसे हमने प्रागैतिहासिक जो लेसन था हमारा आर्ट का उसमें भी जो शैल चित्र पड़े थे उसमें जिस प्रकार से आदिमानव उस कलर को बनाता था उसी को थोड़ा परिष्कृत रूप ये हो गया कि वो अच्छे से बनाने लगे, ज़्यादा उनको कलर को पीसने का उसमें गोंद या उसको ताकि वो मिक्स रहे और ख़राब ना हो और जहाँ हम लगाएं वहाँ फिक्स रहे, तो इस प्रकार उसमें गोंद, अंडे की जर्दी और जो मिलाई जाती थी तो वो उसमें ज़्यादा अच्छी तरीके से होने लगा वो काम, और ज़्यादा बारीक पीस करके उसको अच्छी तरीके से कलर बनाए जाने लगे। लेकिन ये जो सारे कलर हैं ये भी अभी भी स्टोन कलर ही उस समय यूज़ किए जाते थे। अभी जो हमें कलर मिलते हैं वो केमिकल वाले या रासायनिक कलर उस समय अवेलेबल नहीं थे, ये सारे आर्टिस्टों के द्वारा हाथ से ही बनाए गए थे। और ये सारे काफ़ी इतना बारीक देख पा रहे हैं कि इतना छोटा जो वर्क किया गया है, ये सारे जो ब्रश वगैरह थे ये बनाए जाते थे ये गिलहरी के पूँछ के बाल से या नेवले से, या जो कुछ बड़े ब्रश जो बनते थे वो ऊँट की पूँछ के बालों से बनाए जाते थे। उससे इस प्रकार की ये जो सारी पेंटिंग्स हम देख रहे हैं ये गिलहरी के बाल और नेवले के बाल से बने ब्रश से ही बनी गई है, और वो आर्टिस्ट या कलाकार खुद बनाते थे कलर और जो ब्रश होते हैं वो दोनों ही। तो अब ये हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारी पेंटिंग है मरुरागिनी। ये आप देख पा रहे हैं मरुरागिनी, इसके चित्र का नाम है मरुरागिनी और चित्रकार है साहिबदीन। इसका भी जैसे मैंने पहले वाला बताया था कि उसी प्रकार से इसको याद करना है कि चित्र का नाम मरुरागिनी तो चित्रकार कौन है इसका साहिबदीन। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि मरुरागिनी नामक चित्र है वो किसने बनाया है, तो उसमें चार ऑप्शन होंगे जिसमें से एक साहिबदीन आंसर होगा तो हमें वो चूज़ करना होगा। और उसी प्रकार से मीडिया जो ये भी है वो माध्यम है नहीं, वो कागज़ पर जल रंग से बना हुआ है, और ये चित्र भी 18वीं सेंचुरी या 18वीं शताब्दी में बनाया गया है। इसकी उपशैली है मेवाड़, जो कि वर्तमान में उदयपुर नाम है उसका क्षेत्र का, तो ये मेवाड़ शैली में बना हुआ चित्र है। इसकी टेक्निक या तकनीक भी टेम्परा है, और ये भी हमें राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ही संग्रहित है, अभी वहाँ देखा जा सकता है। मेवाड़ के दरबारी चित्रकार साहिबदीन द्वारा चित्रित रागमाला श्रृंखला का ये एक महत्वपूर्ण लघु चित्र है। तो जो मैंने पहले अपने बात करी थी पांडुलिपि चित्रण में कि एक पूरी सीरीज या एक बुक टाइप बनती थी और उसमें काफ़ी सारे ड्राइंग्स होते थे, तो ये एक पूरी सीरीज का एक ड्राइंग है रागमाला सीरीज का जो चित्रकार साहिबदीन ने बनवाया है। ये 18वीं सदी में बने इस चित्र में राजा व रानी को एक रेगिस्तानी पृष्ठभूमि में ऊंट पर सवारी करते हुए दिखाया गया है। उनके वस्त्र पारदर्शी अलंकरणों से सुसज्जित है। अलंकरण यानी कि सजावटी सामान, सजावट के लिए जो भी यूज़ करते हैं जिनमें आभूषण, ज्वेलरी वगैरह वो सभी चीज़ हो सकती हैं। तो ये आप देख पाएंगे इस ड्राइंग में कि एक राजा और रानी को दिखाया गया है मरु यानी रेगिस्तान वाले क्षेत्र में जाते हुए, ऊँट के ऊपर जा रहे हैं वो, और साथ में उनके एक ऊँट चलाने वाला और दो उनके सेवक हैं जो पीछे की तरफ हमें दिखाई देते हैं। ऊँट को गतिमान स्थिति में सवार की मर्यादा के अनुरूप पूर्ण सुसज्जित दिखाया गया है। एक सेवक ऊँट के आगे चल रहा है जबकि दो पुरुष अंगरक्षकों को तलवार, भाले व खंजर के साथ गतिमान अवस्था में दिखाया गया है। एक सफेद शिकारी कुत्ता दोनों अंगरक्षकों के आगे दौड़ता दिखाई दे रहा है। पृष्ठभूमि में घुमावदार धरातल को हल्के हरे पीले रंग का प्रयोग करके उभारा गया है। सभी मानव आकृतियों ने चटक रंगों वाले वस्त्र पहने हैं। चटक यानी एकदम चमकीले से, कि जो हमें दूर से दिखाई दे या जिसमें निगाह पड़े हमारी, वैसे उस प्रकार के कलर यूज़ किए गए हैं कपड़ों में। उनके सिरों पर मुगल शैली की पगड़ियाँ हैं, कि ये सारी जो पगड़ियाँ बनी हुई हैं वो जैसी मुगल आर्ट जो होती थी उसी प्रकार की बनी हुई है। राजा की पगड़ी को शेष पगड़ियों से अलग दिखाया गया है। मेवाड़ शैली के इस चित्र के चारों ओर नारंगी रंग के सरल हाशिए बनाए गए हैं तथा चित्र के ऊपरी भाग में देवनागरी लिपि में सुलेखन कार्य
किया गया है। जैसे ये देख पा रहे हैं कि ये ऊपर का जो पोर्शन है ये वाला, ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ है सारा वो देवनागरी में लिखा हुआ है, और ये जो लिखा होगा वो इसी ड्राइंग के संदर्भ में कुछ लिखा गया होगा। और ये पीछे जो पूरा बनाया गया है हल्के पीले कलर से, और पीछे डार्क कलर दिख रहा है, ये सारा कि चित्रकार का उस समय जो व्यू होता था कलर कॉम्बिनेशन को लेकर के, वो इसी प्रकार से जो हम देख पा रहे हैं कि आगे उन्होंने थोड़े घास फूस वगैरह बनाई हुई है। जैसा उसमें लिखा हुआ था कि दो सेवक चल रहे हैं खंजर तलवार वगैरह भाले लेकर के, साथ में एक शिकारी कुत्ता आगे है। तो ये सारा अगर जो अभी फर्स्ट पेपर जो फर्स्ट टर्म में तो होगा हमारा कि उसमें डिस्क्रिप्टिव नहीं आएगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, वो हमें सॉल्व करने हैं। लेकिन उस सेकंड टर्म में जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, तो उसमें इस प्रकार के नहीं, उसमें क्वेश्चन इस प्रकार के आएंगे कि मरुरागिनी चित्र के बारे में बताइए या उसकी विशेषताओं के बारे में बताइए। तो उसको इसी प्रकार से जैसे इसमें लिखा हुआ है पूरा डिस्क्राइब करना होगा कि उसमें एक राजा रानी को ऊँट पे बैठे हुए दिखाया गया है, आगे एक सेवक चल रहा है, पीछे दो जो सेवक हैं उनके या फिर बॉडीगार्ड टाइप का हैं वो हैं जिनके हाथ में तलवार भाले हैं, एक शिकारी कुत्ता भी उसमें दिखाया गया है। इस प्रकार से इसको पूरा डिस्क्राइब करना होगा, और जिससे कि ऊपर इसमें देवनागरी लिपि में कुछ सुलेखन कार्य किया गया है या टेक्स्ट कुछ लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट लेसन ये है हमारा पेंटिंग राधा बनीठनी, जिसे किशनगढ़ की राधा कहते हैं बनीठनी। ये काफ़ी प्रसिद्ध पेंटिंग है। इस पे हमारा जो पोस्टल डिपार्टमेंट है, पोस्ट ऑफिस, उन्होंने इसके ऊपर एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। और ये राजस्थान की काफ़ी प्रसिद्ध पेंटिंग मानी जाती है जो किशनगढ़ शैली में किशनगढ़ में बनाई, किशनगढ़ में चित्रकार निहाल चंद ने बनाई थी। चित्र का नाम राधा है बनीठनी, बनीठनी नाम से प्रसिद्ध है। ये चित्रकार था इसका निहाल चंद। ये भी कागज पर जल रंग से बनी है और इसका समय है 1760 ईस्वी। उपशैली इसकी है किशनगढ़। टेक्निक ये भी है इसकी टेम्परा टेक्निक में बनी है, और ये भी राष्ट्र संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। किशनगढ़ की राधा बनीठनी राजस्थान शैली का एक प्रसिद्ध लघु चित्र है। 1760 ईस्वी में इसे निहाल चंद नामक एक चित्रा ने बड़ी खूबसूरती से बनाया था। चित्रा यानी आर्टिस्ट, चित्रकार ने। किशनगढ़ की राधा से अभिभूत भारत सरकार ने इस लघु चित्र का एक डाक टिकट भी जारी किया गया है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक डाक टिकट भी जारी किया है। इस चित्र में राधा की मुस्कुराहट रहस्यमयी है, आंखों में स्त्रीउचित सुंदरता देखते ही बनती है। इस कलात्मक चित्रण में राधा का चेहरा लंबा दिखाया गया है, ललाट पर उपयुक्त गोलाई लिए हुए है, नाक लंबी तीखी एवं नुकीली है, भौहें धनुषाकार, होंठ पतले व लाल हैं। इस चित्र में राधा के काले घुंघराले बाल कमर तक लटके हैं तथा गाल पर मोटी लट लटकी हुई है। राधा के बाएं हाथ में कमल की दो कलियां बड़ी ही कोमलता से पकड़े हुए तथा दाहिने हाथ से पारदर्शी स्वर्ण जड़ित किनारे वाली ओढ़नी स्त्रोचित अदा के साथ पकड़े हुए दिखाया गया है। उनके वस्त्र एवं आभूषण राजपूत परंपरा के अनुसार चित्रित किए गए हैं। राधा की ओढ़नी को सोच समझकर पारदर्शी बनाया गया है ताकि पहने हुए गहने वस्त्र एवं अंगों की मोहकता उनमें से झलक सके। पृष्ठभूमि को गहरे रंग नीले रंग की विभिन्न आभाओं के साथ प्रदर्शित किया गया है, कि जैसे ये साइड पीछे का बैकग्राउंड जो देख पा रहे हैं इसमें ब्लू कलर की अलग अलग शेड दिखाई देगी हमें, कि पीछे की तरफ तो डार्क है और आगे बीच में सेंटर में आते वक्त काफ़ी लाइट हो गई है। और जो ओढ़नी या जो हम देखेंगे जो बनी ठनी ने बनाया हुआ है आर्टिस्ट ने, कि जो इन्होंने सिर पे ओढ़ रखी है वो ट्रांसपेरेंट दिखाई है, ताकि पीछे के जो भी आभूषण जो हम देखेंगे कि ईयर में जो उन्होंने पहन रखा है या बाल हैं या फिर जो नीचे तक पूरे बाल आ रहे हैं उनके, या हाथ में जो भी आभूषण उन्होंने पहना हुआ है वो सारे ट्रांसपेरेंट ओढ़ने की वजह से हमें पूरे दिखाई दे रहे हैं। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध चित्र है बनी ठनी, जिसे किशनगढ़ की राधा के नाम से भी जाना जाता है, और इसके चित्रकार हैं निहाल चंद। नेक्स्ट चित्र जो हमारा या नेक्स्ट पेंटिंग जिसे हम कहेंगे वो है चौगान प्लेयर्स। चौगान यानी कि पोलो, इसको हम जिस भाषा में चौगान कहते हैं पोलो को। तो ये चित्र बना हुआ है जोधपुर की, जोधपुर में बना हुआ चित्र है। ये चित्र का नाम है चौगान प्लेयर और चित्रकार का नाम है दाना। ये भी कागज पर जल रंग से बना हुआ है, ये भी 18वीं सेंचुरी का है और जोधपुर शैली है। उपशैली इसकी जोधपुर है, इसकी टेक्निक भी टेम्परा, और ये भी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है। जोधपुर शैली के इस चित्र में घोड़ों पर सवार 6 राजकुमारियों को पोलो खेलते हुए या चौगान खेलते हुए दिखाया गया है। विविध रंगों की राजसी पोशाकों में, यानी कि जो इन्होंने ड्रेस पहनी हुई है वो राजसी पोशाकें, आभूषणों से सुसज्जित, सिरों को विशेष अलंकरणों से ढके हुए, विभिन्न मुद्राओं में अपनी अपनी छड़ियों से लाल रंग की गेंद को अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास करती हुई सभी 6 राजकुमारियों को अपने
अपने अपने सफ़ेद, आसमानी, नीले व गहरे भूरे रंगों से सुसज्जित अलग अलग दिशा में गतिमान घोड़ों पर दिखाया गया है कि जो सारे घोड़े बने हुए हैं वो अलग अलग कलर से, और ये जो इनकी ड्रेसेस वगैरह हैं वो काफ़ी राजसी बनाई गई हैं। इसमें पृष्ठभूमि के अग्रभाग में विशेष आकृति में घास दिखाई गई है, जबकि पिछले भाग में हरे, नीले व पीले रंग के मिश्रण से मैदान में घास होने का एहसास कराया गया है। चित्र के ऊपरी भाग में सुलेखन कार्य किया गया है। इस चित्र को दाना नामक चित्रकार ने 18वीं शताब्दी में कागज पर जल रंग की टेम्परा विधि से बनाया था। जैसे देख पा रहे हैं पूरा की पीछे की तरफ जो ये पृष्ठभूमि या पार्श्व भाग या फिर इसको बैकग्राउंड कहेंगे, ये अलग अलग कलर की टोन से बनाया गया है, येलो, ग्रीन और आगे का जो पोर्शन है इसमें यहाँ पे उन्होंने घास बनाई गई है। और ये अलग अलग कलर के घोड़े और 6 राजकुमारियाँ जो इसमें पोलो या चित्र का जो नाम है वो है चौगान प्लेयर्स या चौगान खेलते हुए, जिसे हम आज पोलो कहते हैं। तो ये है जोधपुर शैली में बनाया गया चित्र। नेक्स्ट है हमारा चित्रकूट में भरत राम से मिलते हुए, या इसको कहेंगे हम राम भरत मिलाप। इसको देखते हैं हम। चित्र का नाम है चित्रकूट में भरत राम से मिलते हुए या राम भरत मिलाप। इस चित्रकार का नाम है जिन्होंने बनाया है गुमान। गुमान नामक चित्रकार ने बनाया है और इसकी शैली है जयपुर शैली में बना हुआ है। ये भी कागज पर जल रंग से 18वीं सेंचुरी 18वीं शताब्दी में इसकी टेक्निक भी है टेम्परा, और ये भी हमें राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में देखने को मिलेगा, वहाँ भी संग्रहित है। चित्रकार गुमान ने इस लघु चित्र में 49 यानी 49 अति साधारण मानव आकृतियों के माध्यम से रामायण के एक उपाख्यान को दर्शाया गया है। यानी कि एक जो रामायण का जो एक पार्ट या एक हिस्सा जिसको हम कहेंगे, एक दृश्य जिसमें भगवान राम वनवास के लिए निकल जाते हैं और इस दुख के कारण जो उनके पिता हैं दशरथ, उनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उनके पूरी परिवार उनको भरत, लक्ष्मण और सीता को वापस लेने के लिए आते हैं कि आप वनवास नहीं जाइए और वापस चलिए हमारे साथ। तो ये उस समय का पूरा चित्रण है और ये उनको न्यूज़ देने आते हैं कि भाई उनके पिता दशरथ जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो अब आप वनवास मत जाइए और हमारे साथ चलिए। तो उस चित्र को जो है या उसका पूरा उस स्थिति का इसमें चित्रण किया गया है और इसमें करीब 49 जो आकृतियां बनी हुई है। तो आगे बढ़ते हैं हम, इसमें और क्या दिखा रखा है। भरत एवं शत्रुघ्न अपनी पत्नियों, माताओं, गुरुओं व अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के साथ चित्रकूट आते हैं तथा वे राम, लक्ष्मण व सीता को अयोध्या वापस चलने के लिए मनाने का प्रयत्न करते दिखाए गए हैं। श्यामवर्ण राम को आपामंडल के साथ गेरुए वस्त्रों में दिखाया गया है। सभी माताओं को सफेद वस्त्रों में चित्रित किया गया है। भरत व शत्रुघ्न ने एक समान हल्के गुलाबी वस्त्र धारण किए हैं। ऋषियों को सफेद दाढ़ी में गुलाबी व गेरुए रंग के वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है। सीता व अन्य पत्नियों को गुलाबी रंग की साड़ियों में दर्शाया गया है। कुछ आकृतियों को गतिमान दिखाया गया है तथा कुछ स्थिर हैं। चित्र के ऊपरी भाग में माताओं का अभिवादन करते राम, लक्ष्मण, सीता को अलग अलग मुद्राओं में दिखाया गया है। नीचे की आकृतियों में ऋषियों का आदर सत्कार करते हुए राम को दिखाया गया है। एक स्थान पर पिता दशरथ की मृत्यु का समाचार सुनकर उन्हें मूर्छित अवस्था में दिखाया गया है। ऊपर सीता के साथ विचार विमर्श करती हुई उनकी सांसें अन्य है। एक स्थान पर राम ऋषिवर्ग से क्षमा प्रार्थना करते हुए दिखाए गए हैं। लक्ष्मण उनके पीछे खड़े हैं। भरत व शत्रुघ्न को एक साथ बैठे हुए दिखाया गया है और अंत में चित्र की दाहिनी ओर सभी को पंक्तिबद्ध खड़े हुए दिखाए गए हैं। संभवतः यह विदाई का समय है। चित्र की पृष्ठभूमि में गहरे हरे रंग से बनी कुटिया दिखाई गई है जिस पर काले रंग से विशेष संरचना अंकित की गई है। उसके पीछे वृक्षों, फूलों व पौधों को दिखाया गया है। पेड़ों के पीछे एक पहाड़ी दिखाई गई है। चित्र के अग्रभाग में एक जल स्रोत है जिसमें कमल पुष्प खिले हुए दिखाए गए हैं। जल स्रोत के पास ही वृक्षों के झुंड हैं। चित्र के धरातल को गेरुए रंग को हल्का करके रंगा गया है जो समतल आकृतियों को आधार प्रदान कर रहा है। 18वीं सदी के मध्य में जयपुर के शासक सवाई जयसिंह के संरक्षण में बने अनेक चित्रों में से एक ये अनुपम कृति है। तो जो हमने पढ़ा है उसको हम देखते हैं इसमें कि ये भगवान राम, सीता और लक्ष्मण, ये आप देख पा रहे हैं ये तीनों हैं। इधर जो उनका माता का अभिवादन करते हुए दिखाए गए हैं, इधर ये सीता और ये जो है उनकी सास है, राम की माताएं जो हैं तीनों, वो इनको मनाने का प्रयास कर रही हैं कि घर चलिए, वो समझा रहे हैं। इस प्रकार को इसमें दिखाया गया है। दूसरा ये है जो भगवान राम ऋषि से विचार विमर्श कर रहे हैं। ये पीछे लक्ष्मण और
भरत शत्रुघ्न को इधर पीछे बैठे दिखाया गया है। और ये जो आप ये पूरा सीन देख पा रहे हैं, इसके अंदर राम अपने पिताजी की मृत्यु का समाचार सुन के अचेत अवस्था में है, जो वो दिखाया गया है। इधर इस वाले दृश्य में राम और लक्ष्मण जो है वो ऋषियों का अभिवादन करते हुए, जैसे हमने पढ़ा है अभी, वो दिखाए गए हैं। और ये चित्र का अंतिम भाग है जिसमें सभी विदाई लेते हुए इसमें दिखाए गए हैं। तो ये उपाख्यान कहा जाता है इस प्रकार के कि एक कोई सी स्टोरी का एक पार्ट, जिसको एक पूरी स्टोरी को या एक हिस्से को, उसके पार्ट को एक ही चित्र में या ड्राइंग में दर्शाया जाता है। और ये पीछे जो ये पूरा कुटिया जो बनाई गई है वो डार्क कलर से, वो भी इसमें दिखाई गई है। ये जयपुर शैली का प्रसिद्ध चित्र है, राम भरत मिलाप या राम भरत मिलते हुए चित्रकूट में। तो ये लेसन हमारा राजस्थानी आर्ट अभी खत्म हुआ। अब इसके क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। राजस्थानी कला शैली का विकास और उसकी उपशैलियों की विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें लिखना है कि राजस्थानी जो आर्ट है या कला शैली जो है ये कैसे डेवलप हुई, कैसे शुरू हुई, और इसकी उपशैलियाँ जो प्रमुख इसकी 4 उपशैलियाँ हैं, जैसे मैंने बताया था, मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर और बूंदी, कोटा बूंदी एक शैली में काउंट होगा। ये 4 इसकी प्रमुख शैलियाँ हैं। और इसकी उपशैलियाँ करके इसमें जो बुक है उसमें करीब 7 बनाई गई है, तो वो उसकी उपशैलियाँ हैं। तो ये मैं आपको अलग से बता दूंगा इसको कैसे डिवाइड करके बनाया गया है। राजस्थानी कला शैली में किन विषयों को लेकर अधिक चित्र बने हैं? तो इसमें इनके सब्जेक्ट के बारे में पूछा है कि कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा चित्र बने हैं। तो ये आप इसको किताब को पढ़ोगे उसमें इसका आंसर मिलेगा, वो हमें लिखना है। राजस्थानी चित्र शैली में बने चित्रों में विषयगत विविधता है, अपने तर्कों से स्पष्ट कीजिए। इस शैली में बने जितने भी चित्र हैं उनमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या डिफरेंस है, सब में क्या विविधताएं पाई जाती है, किन किन सब्जेक्ट के ऊपर ड्राइंग्स बने हैं, उसके बारे में लिखना है। अपने अध्ययन के आधार पर निम्न के रचनात्मक संगठन का वर्णन कीजिए। कि इसमें हमें मरु रागिनी, किशनगढ़ की राधा, राजा अनुरुद्ध सिंह आड़ा और जूलिया पर कृष्ण, इसमें ये जो ड्राइंग बना हुआ है जिसका हमने विवरण पढ़ा है, ये हमें इसमें लिखना है कि इनमें रचनात्मक यानी इसकी रचना है, इसको बनाते वक्त जो इसमें किस किस आधार पर या कैसे इसका संगठन कैसे बने हुए हैं उसका वर्णन करना है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त विवरण दीजिए। बीकानेर चित्रशैली, मेवाड़ चित्रशैली, किशनगढ़ चित्रशैली और बूंदी चित्रशैली, इन चारों शैलियों के बारे में हमें इसमें विवरण लिखना है कि इसमें क्या क्या स्पेशलिटी थी या किस किस सब्जेक्ट के ऊपर इसमें ड्राइंग बने हुए हैं। और 6 जो क्वेश्चन है हमारा वो है जोधपुर चित्रशैली की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। कि जोधपुर चित्रशैली जो हमने पढ़ा था उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं उसको लिखना है। तो मोस्टली ये है कि जो आर्ट राजस्थानी शैली और इसकी जो उपशैलियाँ जो सारी हैं उसमें सब्जेक्ट क्या थे और इन सब में डिफरेंस इसमें अलग क्या था, कौन से विषयों पर इसमें चित्र बने हैं, किस प्रकार बने हैं, ये सारा हमें इसमें लिखना है। तो ये जो है इसका होमवर्क कंप्लीट कर दें और मंडे को इसकी जो नोटबुक है होमवर्क की वो ला करके स्कूल में मेरे पास जमा करनी है। तो क्या आप सभी इसको पढ़ लें, कुछ समझ नहीं आए तो व्हाट्सएप पे पूछ लें, बाकी मैं इसका कुछ समझ नहीं आएगा तो उसी पर आंसर दे लूँगा इसका। और ये इसका जल्दी से होमवर्क करके भेजें ताकि फिर इसका भी नेक्स्ट पार्ट का इसका जो टेस्ट है मैं मंडे को या फिर उससे पहले टेस्ट भेजूँगा, या टेस्ट भी पहले ही भेज दूँगा, तो वो एक साथ दोनों ही कंप्लीट करके मंडे को स्कूल में आके जमा कराएँ।